हेलो एवरीवन। मैं पंकज आप सभी का जेएमएम स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नए चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। उस नए चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले इकोनॉमिक्स के ऊपर 2 वीडियो बना चुका हूं मैं, टैक्सेशन के ऊपर, टैक्सेशन पार्ट 1 एंड टैक्सेशन पार्ट 2, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जिसको टैक्सेशन से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं वो उसमें जाके देख सकते हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है मॉनेटरी पॉलिसी पे, मौद्रिक नीति। भारत में जो मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति क्या होती है, मौद्रिक नीति को तैयार कौन करता है, मौद्रिक नीति के अंदर क्या क्या आता है, मौद्रिक नीति से भारत की जो अर्थव्यवस्था है या फिर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसको हम समझेंगे। इस मौद्रिक नीति के चैप्टर में हम लगभग इसमें 2 से 3 वीडियो को और 2 से 3 वीडियो टोटल होंगे जिसके अंदर हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। सो आज का हमारा जो चैप्टर है उसकी आउटलाइन देख लेते हैं एक बार कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, मतलब भारत के अंदर मौद्रिक नीति। पहले हम पढ़ेंगे मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति भारत के संदर्भ में। उसके बाद पढ़ेंगे हु अनाउंसेस मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब जो मौद्रिक नीति है उसकी घोषणा कौन करता है। मौद्रिक नीति की घोषणा कौन करता है। मौद्रिक नीति की घोषणा कौन करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि मौद्रिक नीति के अंदर कौन कौन से यंत्र आते हैं। यंत्र मीन्स टूल्स। मौद्रिक नीति के अंदर विभिन्न संसाधन बोल सकते हैं या फिर तरीके बोल सकते हैं जिससे हम अर्थव्यवस्था को कवर कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था को कवर करने के तरीके, उसको बोलते हैं टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। उसके बाद हम देखेंगे उसमें जो टूल्स है, टूल्स में उसमें 2 टाइप के आते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स। उसके अंदर 2 टाइप के टूल्स आते हैं। एक आते हैं क्वांटिटेटिव और दूसरा आता है क्वालिटेटिव टूल्स। तो जो क्वांटिटेटिव टूल्स है, क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर ये बहुत सारे टूल्स आते हैं। इसके अंदर CRR, कैश रिजर्व रेशियो, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट, फिर रेपो रेट, फिर रिवर्स रेपो रेट, फिर MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वांटिटेटिव टूल्स है जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो बहुत सारे टूल्स मैंने बताए हैं उन टूल्स का भारत की जो अर्थव्यवस्था है या फिर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र है उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको भी अपन डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो मौद्रिक नीति है उसके अंदर भारतीय रिजर्व बैंक का क्या दायित्व या फिर इसका क्या रोल रहता है, तो हम ये उसके बारे में देखेंगे। तो पहले हम थोड़ा बहुत मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति के बारे में देख लेते हैं कि मौद्रिक नीति होती क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उसका मुख्य काम क्या होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति को अनाउंस कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मौद्रिक नीति को अनाउंस करता है भारतीय रिजर्व बैंक। सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो कोई भी अर्थव्यवस्था होती है तो उसके अंदर मुख्य रूप से 2 प्रकार की पॉलिसी होती है, एक मौद्रिक पॉलिसी, एक मौद्रिक नीति और दूसरी होती है राजकोषीय नीति। ठीक है, तो राजकोषीय जो नीति होती है उसको लागू करने का काम, उसको बनाने का काम होता है जो राजकोषीय, जैसे उसके नाम से पता चल रहा है, राजकोषीय नीति। तो राजकोषीय नीति को बनाती है केंद्र सरकार। मौद्रिक नीति को कौन बनाती है? भारतीय रिजर्व बैंक, लेकिन भारत सरकार के साथ मिलके। ऐसा नहीं है कि भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मनमर्जी से कोई भी मौद्रिक नीति बना लेगी। हालांकि इसमें भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति को बनाने में स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करती है, लेकिन फिर भी सरकार के गाइडेंस और सरकार के समन्वय के साथ वो इस मौद्रिक नीति का निर्माण करती है और उसका प्रकाशन करती है। ठीक है, तो मौद्रिक नीति का काम क्या होता है? मौद्रिक नीति का जो मुख्य उद्देश्य है, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो उसके मुख्यतः या 2 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है वो उसके अंदर अर्थव्यवस्था के अंदर धन का
जो धन की मांग होती है, पैसे की जो मांग होती है, पैसे की मांग होती है, उसको नियंत्रण करना। मतलब जो डिमांड होती है, फ्लो ऑफ मनी इनटू इकोनॉमी, मतलब अर्थव्यवस्था के अंदर कितना पैसा जाएगा, ज्यादा है तो उसको कैसे कम करना है, कम है तो उसको कैसे ज्यादा करना है, या फिर बराबर बैलेंस लेवल पे लेके आना है। तो ये मौद्रिक नीति का एक मुख्यतया ऑब्जेक्टिव होता है, इसका उद्देश्य होता है। दूसरा एक उसका उद्देश्य और होता है महंगाई नियंत्रण करना। महंगाई, अगर महंगाई कम है या फिर महंगाई ज्यादा है, या फिर महंगाई का कितना लेवल होना चाहिए, तो उसको भी डिसाइड करने का कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति के अंतर्गत करता है। अभी एक एक्ट के अंतर्गत मॉनेटरी पॉलिसी जो 2000 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी 2014 के अंदर, तो उसके अंतर्गत क्या प्रावधान है कि आरबीआई को, रिजर्व बैंक को एक साल में कम से कम 2 बार मौद्रिक नीति का प्रकाशन करना ही करना है। ज्यादा से ज्यादा कितनी बार अब तक कर चुकी है सरकार? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 7 बार, मैक्सिमम 7 बार कर चुकी है। अधिकतम कितनी बार कर चुकी है? मैक्सिमम 7 बार कर चुकी है, लेकिन मिनिमम उसको 2 बार तो करना ही करना है रिजर्व बैंक को। मतलब 6 महीने के अंदर कम से कम एक मौद्रिक नीति आनी चाहिए रिजर्व बैंक के द्वारा। अगर ऐसा नहीं कर पाती है तो उसको सरकार को जवाब देना होता है कि ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसकी वजह से वो मौद्रिक नीति नहीं बना पाए या उसके अंदर वो फेल हो गए। ठीक है, तो मिनिमम 2 बार, मैक्सिमम जितना मर्जी कर सकते हैं आरबीआई, लेकिन अभी तक 7 बार, एक साल में 7 बार मौद्रिक नीति का प्रकाशन आरबीआई कर चुकी है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम देखेंगे इसका फर्क क्या पड़ता है अर्थव्यवस्था पे। इसका अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर अपन प्रभाव देखेंगे, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर, उसके बाद एनबीएफसी के बारे में देखेंगे। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, फिर कॉर्पोरेट्स के बारे में देखेंगे, जो बड़े बड़े बिजनेस के घराने होते हैं, उनके ऊपर मौद्रिक नीति का क्या फर्क पड़ता है। तो नेक्स्ट चीज है वो ये मौद्रिक नीति है, उसको अपने परिभाषा पढ़ ली। ठीक है, तो मौद्रिक नीति में ऐसे कौन कौन से टूल्स या फिर यंत्र होते हैं जिसके माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार के साथ समन्वय करके देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करती है, या फिर देश के अंदर धन की सप्लाई, या फिर देश के अंदर जो महंगाई है उसको कैसे कंट्रोल करती है। उसके बहुत सारे टूल्स है, CRR, SLR, फिर बैंक रेट, फिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सब आगे इसकी डेफिनेशन और सब इसकी फुल फॉर्म अपन पढ़ेंगे। फिर MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, MSS, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ये बहुत सारे टूल्स है। इन टूल्स के थ्रू भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करती है। अभी टूल्स है, उस टूल्स को 2 पार्ट में बांटा गया है जो आरबीआई के मौद्रिक नीति के टूल्स है। पहला जो पार्ट है वो है क्वांटिटेटिव का मतलब है नंबर्स, मतलब उसमें आंकड़ों के माध्यम से कंट्रोल करती है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक आंकड़ों के माध्यम से कंट्रोल करती है। तो जो क्वांटिटेटिव टूल्स है, वो क्वांटिटेटिव टूल्स में ये सारे टूल्स आते हैं, CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, OMO, MSF, LAF और MSS, ये सब इसके अंदर आते हैं। ये आते हैं क्वांटिटेटिव पार्ट के अंदर आते हैं। क्वालिटेटिव पार्ट में क्या आता है? क्वालिटेटिव का मीन्स जिसमें जो आरबीआई है वो आंकड़ों के माध्यम से नहीं बल्कि किसी और तौर तरीकों से देश की अर्थव्यवस्था को, देश की महंगाई को या फिर बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करने का काम करती है। तो दूसरा है वो क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या करेगी? जैसे जो आरबीआई है वो बैंक्स को क्या करेगी, जैसे कि नैतिकता के आधार पर उनके दबाव डाल सकती है, नैतिकता के आधार पर उनका दबाव डाल सकती है कि भाई आपकी ये टारगेट पूरा नहीं है या फिर आप ये टारगेट ज्यादा ओवर अचीव कर रहे हैं। तो उसके केस में जो नैतिकता है, नैतिकता को आप किसी आंकड़ों के अंदर नहीं माप सकते हैं। तो ये क्या हो गया? एक क्वालिटेटिव टूल हो गया। ये एक हो गया क्वालिटेटिव टूल। उसके बाद उसके मैनेजमेंट में, मतलब सरकार, रिजर्व बैंक उसके प्रबंधन में दखल दे सकता है। मैनेजमेंट
मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन, किसी कंपनी के प्रबंधन में, कंपनी के या फिर बैंकिंग सेक्टर के, उसके प्रबंधन में दखल देके भी रिजर्व बैंक ये टूल इसको यूज कर सकते हैं। इसलिए ये भी क्वालिटेटिव है। आप प्रबंधन में कितना दखल देते हैं उसको भी आप माप नहीं सकते हैं, मतलब उसको आंकड़ों में नहीं माप सकते हैं। इसलिए ये हो गया क्वालिटेटिव पार्ट। क्वांटिटेटिव पार्ट में CRR, SLR, MSF, LAF, रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, ये सब उसमें आते हैं। पहले हम शुरुआत करेंगे क्वांटिटेटिव टूल्स के थ्रू। क्वांटिटेटिव टूल्स मतलब जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो पहले समझ लेते हैं। NDTL क्या होता है? NDTL पहली लाइन में लिखा हुआ NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। देखो बैंक होता है, बैंक में दो तरीके की चीजें होती है। बैंक एक तो पैसे लेने का काम करती है, मतलब उसको डिपॉजिट बोलते हैं, जमा बोलते हैं, और बैंक दूसरा लोन देने का काम करती है, तो उसको उसका लोन या फिर एडवांसेस बोलते हैं। तो बैंक जो लोन देती है, उस पर बैंक को क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। इसलिए जो लोन है वो एक बैंक के लिए क्या है? असेट है। लोन है वो बैंक के लिए क्या है? असेट है। उसके साथ साथ बैंक को जो लोन के लिए पैसा मिलता है वो कहां से मिलता है? डिपॉजिट से मिलता है, जो कस्टमर उसको डिपॉजिट करते हैं। तो जो डिपॉजिट है वो डिपॉजिट बैंक के लिए क्या है? लायबिलिटी है। मतलब वो उसकी बैंक की जिम्मेदारी है कि जब भी कस्टमर उससे पैसा मांगेगा तो उसको पैसा देना होगा। तो जो लोन हो गया वो बैंक के लिए असेट हो गया, और जो डिपॉजिट हुआ, कस्टमर ने जो पैसा बैंक में जमा किया, सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट में, ठीक है, तो वो जो पैसा हुआ वो सर बैंक के लिए क्या हो गया? एक लायबिलिटी हो गई। तो अब लायबिलिटी दो तरीके की होती है। जो लायबिलिटी होती है वो दो तरीके की होती है, टाइम लायबिलिटी और दूसरी होती है डिमांड लायबिलिटी। टाइम लायबिलिटी और डिमांड लायबिलिटी, तो दो तरीके की लायबिलिटी होती है बैंकिंग में। लायबिलिटी मींस डिपॉजिट, बैंक में जो आप डिपॉजिट जमा कर रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं, वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है टाइम डिपॉजिट और दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट। अभी डिमांड डिपॉजिट में क्या आता है? डिमांड डिपॉजिट में दो ही आता है। आप जो सेविंग खाते में पैसे जमा करते हैं वो, और दूसरा जो करंट अकाउंट होता है, करंट खाता होता है जो बिजनेस के लिए होता है, दुकानदार वगैरह यूज करते हैं, उसमें जो पैसा जमा होता है उसको करंट अकाउंट बोलते हैं। तो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में जितना भी पैसा मिलके जमा होता है उसको दोनों को बोलते हैं हम डिमांड डिपॉजिट। मतलब डिमांड मतलब वो जो पैसा होता है वो डिमांड पे अवेलेबल होता है, कस्टमर जब चाहे तब जाके वो पैसा विड्रॉ कर सकता है। दूसरी जो लायबिलिटी होती है उसको बोलते हैं अपन टाइम लायबिलिटी। एक डिमांड लायबिलिटी होगी जिसमें सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट हो गए, दूसरी लायबिलिटी है वो टाइम लायबिलिटी। टाइम लायबिलिटी का मतलब हो गया कि उसमें एक फिक्स टाइम होता है। बैंक बोलता है भाई हम ये आपको पैसा 2 साल बाद देंगे, 3 साल बाद देंगे, 1 साल बाद देंगे, 5 साल बाद देंगे। इसके अंदर क्या आता है? फिक्स डिपॉजिट, उसके बाद आता है RD, रिकरिंग डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ये दोनों चीजें किसके अंदर आती है? टाइम डिपॉजिट के अंदर आती है। जैसे आपने FD करवाई होगी, जैसे 5 साल के लिए करवाई, तो आप 5 साल से पहले बैंक के पास जाके पैसा नहीं मांग सकते हैं। अगर मांगते भी है तो आपके ऊपर बैंक क्या लगाता है? पेनल्टी लगाता है। RD, रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है? हर महीने कुछ पैसे जमा करते हैं और आप बोलते हैं मेरे को 3-4 साल बाद पैसे चाहिए, तो बैंक आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है। इसमें भी अगर आप 3 या 4 साल से पहले, जितना आपने टाइम बताया उससे पहले जाके अगर पैसा मांगते हैं तो बैंक आपके ऊपर पेनल्टी लगाती है। तो ये हो गया टाइम डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट में क्या था? सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में पैसा जो पड़ा है वो। टाइम डिपॉजिट का मतलब फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में जो पैसा पड़ा है वो। इन दोनों को मिला के जो बैंक के पास जितना पैसा टोटल होता है, सपोज करो बैंक के पास 100 करोड़ रुपया हो गया, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट को मिला के बैंक के पास 100 करोड़ रुपए हो गया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या बोलता है कि इस 100 करोड़ का कुछ परसेंटेज
आप हमारे पास कैश में जमा करवाइए। तो एनडीटीएल का, एनडीटीएल मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, मतलब सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी और आरडी का जितना टोटल पैसा हुआ, जैसे 100 करोड़ हो गया, 100 करोड़ हो गया, उस आरबीआई बोलती है 100 करोड़ का एक परसेंटेज फिक्स करती है, वो परसेंटेज आप हमारे साथ जमा करवाइए। क्यों जमा करवाएगा बैंक? क्यों? इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है कि बैंक उस पैसे का मिसयूज ना करे, उस बैंकिंग सेक्टर को या फिर उस बैंक को और सिक्योर बनाने के लिए, ठीक है, और जिस बंदे ने वो पैसा जमा कराया है उसके हितों की रक्षा करने के लिए। ऐसा नहीं हो कि बैंक के कर्मचारी मिलकर उस पैसे को कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को भी लोन दे रहे हैं। तो उससे बचने के लिए आरबीआई ने एक परसेंटेज डिसाइड किया हुआ है। वो परसेंटेज बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ कैश के रूप में आपको नकदी के रूप में उसको जमा करवाना होता है, ठीक है। तो उसको अपन कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल ऑफ ए बैंक टू बी केप्ट विद आरबीआई इन फॉर्म ऑफ कैश। कैश में रखना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कैश में रखना होता है। और रखना किसके पास है? आरबीआई के पास रखना है। और किसका कितना परसेंट होता है? वो एनडीटीएल का परसेंटेज, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बैंकिंग सिस्टम को सिक्योर और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। महंगाई कैसे कंट्रोल होती है वो इसका थोड़ा बाद में अपन देखेंगे। पहले जब शुरुआत हुई थी 1990 से, जब बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट कर रहे थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका जो सीआरआर की जो रेंज थी वो रेंज बहुत ही हाई थी। 3 से 15% तक आरबीआई कुछ भी रख सकती थी। 2007 में गवर्नमेंट ने इसमें अमेंडमेंट किया और इसमें ये बोला कि इसमें कोई भी मिनिमम कैप नहीं है, मतलब मिनिमम आरबीआई कितना भी रख सकती है। 3% से 15% था ना, तो मिनिमम इसमें 2% भी रख सकती है, 1% भी रख सकती है। तो ये जो प्रावधान था मिनिमम वाला, ये सरकार ने 2007 में हटा दिया। 1991 में कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम, CFS, ये कमेटी का एक दूसरा नाम भी है, नरसिम्हन कमेटी बोलते हैं इसको। तो इस नरसिम्हन कमेटी ने सीआरआर को धीरे धीरे कम करने का सुझाव दिया। विभिन्न चरणों में धीरे धीरे इसको कम करने का सुझाव दिया। किसने? CFS। CFS मींस, CFS का फुल फॉर्म है कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम। इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं, इसका एक दूसरा नाम भी है नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्हन कमेटी ने क्या सुझाव दिया कि आप सीआरआर को धीरे धीरे करके कम कीजिए। तो इसी सुझाव को सरकार ने माना, रिजर्व बैंक ने माना। 1992 में जो 15% थी सीआरआर, वर्तमान में 2020 में सीआरआर की जो दर है वो है, कैश रिजर्व रेशियो की दर 3% है। सबसे इंपॉर्टेंट और ध्यान रखने योग्य बात यह है कि बैंक जितना भी कैश सीआरआर के अंतर्गत रिजर्व बैंक के साथ जमा रखती है, उस पे बैंक को कोई भी ब्याज नहीं मिलता है, नो इंटरेस्ट। जितना पैसा जमा किया है बैंक ने, उसके ऊपर रिजर्व बैंक उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है। उसके बाद नेक्स्ट है, एक टाइम ऐसा भी था जिसमें रिजर्व बैंक जितना भी पैसा जमा करता था रिजर्व बैंक के पास सीआरआर के अंतर्गत, जो सीआरआर विंडो थी उसके अंतर्गत जितना भी पैसा जमा करता था, उसमें रिजर्व बैंक बैंकों को उस पर इंटरेस्ट देती थी। 1999 से 2000 के बीच में आरबीआई ने जो सीआरआर के माध्यम से जितना भी पैसा जमा किया था, बैंकों ने जितना भी पैसा जमा किया था उस पर इंटरेस्ट दिया था। लेकिन जब 2007 में भारतीय बैंकिंग जो सिस्टम था वो जब मजबूत होने लगा, तो रिजर्व बैंक ने इस फैसिलिटी को बंद कर दिया। मतलब 2007 के बाद आरबीआई बैंकों को सीआरआर के ऊपर कोई इंटरेस्ट देती है, नो इंटरेस्ट ऑन सीआरआर के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देती है। अभी हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जो विभिन्न क्वांटिटेटिव टूल्स है उनका अर्थव्यवस्था पर कैसे फर्क पड़ता है, तो हम अभी देखेंगे इसमें सीआरआर का इकोनॉमी के ऊपर कैसे फर्क पड़ता है। तो सीआरआर के बढ़ने और घटने से क्या होता है, सीआरआर जब आरबीआई उसको इंक्रीज करती है या फिर आरबीआई उसको डिक्रीज करती है, तो उसमें अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा मोटे तौर से। और अब अपन अगर सेक्टर वाइज बात करें तो बैंकिंग सेक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा, जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि की जो दर है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो ये अपन सारे देखेंगे। जैसे सीआरआर अगर बढ़ती है
अगर आरबीआई सीआरआर को बढ़ाती है, सीआरआर का मतलब क्या था कि टोटल जो डिपॉजिट होता है बैंक में, जितना पैसा है उसका कितना परसेंट बैंक आरबीआई के पास जमा रखता है। सपोज करो 100 करोड़ रुपए है, तो 100 करोड़ में सपोज करो जो सीआरआर की दर है वो 4% है, तो अभी 4 करोड़ रुपए किसमें जमा हो जाएगा, आरबीआई के पास एज ए सीआरआर। ठीक है, अभी बैंक के पास कितना पैसा बचा, 96 करोड़, 96 करोड़ रुपए अभी बैंक के पास बचे हैं, इस पैसे को जो बैंक है वो अपने लोन में दे सकती है कस्टमर को और उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलता है। अगर सपोज ये 4% से आरबीआई बोलती है कि मैं सीआरआर को कर रही हूं 10%, तो अभी आरबीआई के पास कितना पैसा जमा करना पड़ेगा बैंक को, 10 करोड़ रुपए। इससे बैंक के पास कितना पैसा बचेगा लोन देने के लिए लोगों को, 90 करोड़ रुपए। मतलब सीआरआर को बढ़ाने से क्या हुआ, पहले बैंक के पास जितना पैसा था लोगों को लोन देने के लिए वो पैसा क्या हो गया है, कम हो गया है। इसका मतलब क्या हो गया है, अगर बैंक के पास पैसा कम हो गया है, बैंक को लोन तो देना ही है, इसलिए बैंक क्या करेगा, जो अपनी इंटरेस्ट रेट है लोन के ऊपर जो ब्याज की दर है उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। सीआरआर बढ़ने के साथ साथ बैंक अपनी ब्याज दरें बढ़ा देता है। फिर दूसरा इसमें पॉइंट आता है कि इसका लोन सेक्टर में क्या फर्क पड़ेगा, तो लेस क्रेडिट अवेलेबिलिटी। ठीक है, मतलब क्या हुआ, पहले 96 करोड़ रुपए थे, दर क्या थी सीआरआर की 4%, अभी दर कितनी हो गई है, 10% हो गई है। इससे क्या हुआ, बैंक के पास जो क्रेडिट लोन देने के लिए जो पैसा है वो क्या हो गया, कम हो गया। फिर अगर पैसा कम है, कॉर्पोरेट को जब लोन नहीं मिल रहा है, एमएसएमई छोटे लघु उद्योग धंधों को पैसा नहीं मिल रहा है, तो उनको समय पे ऋण नहीं मिलने से उनकी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए जो हमारी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ है वो भी क्या हो सकती है, रिटार्ड मतलब कम हो सकती है, स्लो हो सकती है। जितना लोन के माध्यम से पैसा अर्थव्यवस्था में जा रहा था वो क्या हो गया है, कम हो गया है। इससे जो मनी सप्लाई है, जो धन की सप्लाई है अर्थव्यवस्था में, वो भी कम हो जाएगी। तो ये सीआरआर के इम्पैक्ट है, सीआरआर कैसे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। अभी सीआरआर कम कर दी, जिसका उल्टा हो जाएगा। सीआरआर कम करने से क्या होगा, बैंकों के पास ज्यादा पैसा रहेगा, बैंक ज्यादा लोन दे सकते हैं। जितना ज्यादा लोन अर्थव्यवस्था में जाएगा उतनी ज्यादा क्रेडिट अवेलेबिलिटी लोन की उपलब्धता रहेगी। जितनी ज्यादा लोन की उपलब्धता रहेगी उतनी ही देश की अर्थव्यवस्था तरक्की करेगी, उसमें अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी और उसके अंदर मनी सप्लाई है, धन की जो सप्लाई है वो भी बढ़ी हुई रहेगी। ठीक है, दूसरा जो टूल आता है वो है एसएलआर। एसएलआर मींस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, दूसरा जो टूल आता है वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर और एसएलआर में दोनों में दो मेन फर्क होते हैं, वो अपन यहाँ पे देखेंगे। इसमें भी एनडीटीएल, नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज। नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज क्या, सेविंग में कितना पैसा था, करंट में कितना पैसा था, एफडी में कितना पैसा था और आरडी में कितना पैसा था। इनमें जो जितना पैसा होता है उनको एनडीटीएल बोलते हैं। उसका कितना परसेंटेज, इसमें ध्यान रखने वाली बात है, सीआरआर में क्या होता था, सीआरआर में कैश फॉर्म में जमा होता था, यहाँ नॉन कैश फॉर्म में जमा होता है। मतलब इसमें नकदी आपको जमा नहीं करवानी होती है, लिक्विड फॉर्म में पैसा जमा करना होता है। लिक्विड फॉर्म क्या होता है आगे देखेंगे। ये पैसा बैंक को अपने पास ही रखना है, आरबीआई के पास जमा नहीं करवाना है। ठीक है, सीआरआर में क्या होता था, बैंक को आरबीआई के पास जमा करवाना होता है। अब इसमें पैसा किस फॉर्म में जमा कर सकते हो, या तो बैंक उसको सोने के रूप में रख सकती है, या फिर बैंक उसको जीसैक मींस सरकारी प्रतिभूतियां, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूति मींस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या फिर टी बिल्स मींस ट्रेजरी बिल्स। टी बिल्स मतलब ट्रेजरी बिल्स। तो जो बैंक है वो अपने पास ही गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या टी बिल्स के माध्यम से वो पैसा जो है वो अपने पास रख सकते हैं। 2007 से पहले क्या था, इसकी जो मैक्सिमम कैप थी, मैक्सिमम जिसकी लिमिट थी वो थी 25%, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी इसको हटा दिया है। ये जो एसएलआर और सीआरआर है ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, एससीबी मतलब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, पी मींस प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, यूसीबी मींस अर्बन सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, इन सभी पे लागू होता है। सीआरआर और एसएलआर दोनों इन सारे बैंक्स के ऊपर लागू होता है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक
प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। सीबी मींस कोऑपरेटिव बैंक। सर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो एसएलआर का यूज कहाँ करती है? किसी भी क्षेत्र के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर लोन को बढ़ावा देने के लिए, या फिर जो बैंक है वो ज्यादा धन जमा कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए इसका यूज करती है। अभी सीआरआर में हमने देखा था कि बैंक को जो जितना पैसा बैंक आरबीआई के साथ जमा करते थे सीआरआर के अंतर्गत, उसमें उनको कोई भी ब्याज आरबीआई नहीं देता था। लेकिन यहाँ इसका उल्टा है। एसएलआर में क्या होता है? एसएलआर में जो बैंक है वो कैश में पैसा जमा नहीं कर रही है। क्या उसमें रख रही है? सोना रख रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख रही है और टी बिल्स रख रही है। तो इन सब के ऊपर रिटर्न होता है, रिटर्न। इसको अपन ब्याज नहीं बोलेंगे, रिटर्न बोलेंगे, ठीक है। तो सरकार जब इनको ये बोलती है, बैंक इनको बोलती है, रिजर्व बैंक इनको बोलती है कि आप ऐसे रखिए, गोल्ड में रखिए, जीसेक में रखिए, टी बिल में रखिए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक रिटर्न देती है। इसका मतलब जितना एसएलआर के अंदर अपना रिजर्व रखा है बैंक ने अपने पास, उसके ऊपर ये लोग इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे, उसको रिटर्न, उसके ऊपर इनको क्या मिलता है? रिटर्न मिलता है। तो इनके ऊपर इनको रिटर्न मिलता है। तो सीआरआर और एसएलआर में दो मेन डिफरेंस क्या हुए? सीआरआर में इंटरेस्ट नहीं मिलता है, एसएलआर में इंटरेस्ट या फिर रिटर्न मिलता है। सीआरआर में कैश फॉर्म में आरबीआई के पास जमा करना होता है, एसएलआर में नॉन कैश फॉर्म में, मतलब गोल्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, टी बिल्स में आपको पैसा अपने पास ही रखना होता है, आरबीआई के पास जमा नहीं करना होता है। वर्तमान में जो एसएलआर की जो दर है वो कितनी है? 18% है। मतलब आपके अगर टोटल 100 करोड़ का एनडीटीएल है तो 100 करोड़ के एनडीटीएल में सीआरआर कितना खा जाएगा? 4%, मतलब 4 करोड़ खा गया। एसएलआर कितना खा जाएगा? 18 करोड़ खा गया। टोटल कितना हो गया? 22 करोड़ हो गया। मतलब अगर बैंक के पास 100 करोड़ का धन जमा है तो 100 करोड़ में से वो लोन के में कितना दे सकता है? 100 माइनस 22 करोड़, मतलब 78 करोड़ ही वो बैंक, 78 करोड़ का लोन ही वो कस्टमर्स को दे सकता है। तो ये हो गया आपका सीआरआर एंड एसएलआर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है बैंक रेट। बैंक रेट का क्या कंसेप्ट है कि जैसे बैंक्स हो गए, बैंक्स ने लोन लेना है, बैंक्स किससे लोन लेंगे? रिजर्व बैंक से लोन लेंगे। तो रिजर्व बैंक उन बैंक्स को या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे एलआईसी हो गया, नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, उनको जो लोन देता है लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए जो लोन देता है, शॉर्ट टर्म के लिए कंसेप्ट होता है वो अलग होता है। तो लॉन्ग टर्म इसमें ध्यान रखना है आपको। जो बैंक रेट है वो क्या है? लॉन्ग टर्म की ब्याज दर है। कौन वसूल करता है? आरबीआई वसूल करता है। किससे वसूल करता है? बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फिर गवर्नमेंट भी अगर रिजर्व बैंक से पैसा उधार लेती है लंबे समय के लिए तो उसको बैंक रेट बोलते हैं, ठीक है। इसमें बोरोवर्स कौन होते हैं? इसमें उधार लेने वाले कौन होते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ले सकती है, राज्यों की सरकारें ले सकती है, बैंक ले सकते हैं, वित्तीय संस्थान ले सकते हैं, और फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, ये सारे अपने पैसे ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए जो ब्याज दर है उसी को बैंक रेट बोलते हैं, ठीक है। ये कैसे तय होती है? इसको एमएसएफ के साथ जोड़ा गया है। एमएसएफ मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, ये अपन आगे देख लेंगे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो इसको एमएसएफ के साथ जोड़ा गया है। जैसे एमएसएफ वेरी करती है, एमएसएफ चेंज होगी तो उसके साथ बैंक रेट भी चेंज होगी। ये 2012 में इसको लिंक किया गया था एमएसएफ के साथ। अभी जो वर्तमान में जो बैंक रेट है उसकी जो दर है वो कितनी है? 4.25%। जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना आता है वो रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब रेट ऑफ रीपर्चेज, ठीक है। रेट ऑफ रीपर्चेज, इसको दो नाम से भी जाना जा सकता है और एक्स्ट्रा उसके दो नाम है। रेट ऑफ रीपर्चेज, ये रीपर्चेज क्या होता है ये थोड़ा मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में। उसके बाद रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट या फिर रेट ऑफ रीपर्चेज, ये किसका नाम है? रेपो रेट का। रेपो रेट की ये दो अन्य नाम है, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है? अपन ने देखा कि बैंकिंग सेक्टर या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर गवर्नमेंट, ये सब आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। तो इसमें हमने देखा अभी लॉन्ग टर्म में जब लेते हैं, अगर लॉन्ग टर्म में लेते हैं तो जो ब्याज की दर होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बैंक रेट। लेकिन अगर वही बैंक, वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शॉर्ट टर्म में अगर पैसा लेते हैं तो जो ब्याज की दर आरबीआई इनसे वसूल करता है उसको क्या बोलते हैं?
रेपो। आरबीआई लेंड्स टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर शॉर्ट टर्म एट दिस रेट, मतलब रेपो रेट वो रेट है जिसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों व वित्तीय संस्थानों को कम अवधि के लिए, कम समय अवधि के लिए पैसा उधार देता है। ठीक है, अब इसको रेट ऑफ रीपर्चेज और रेट ऑफ डिस्काउंट क्यों बोलते हैं, उसका मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। इसमें क्या होता है कि बैंक, जैसे इसका बैंक ने सपोज करो 100 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लिए। बैंक बोलेगा मेरे को 3 दिन के लिए इतना पैसा 100 करोड़ रुपए दे दो। इसके अंदर कौन कौन पार्टी हुआ, एक आरबीआई पार्टी हुआ और दूसरा कौन सी पार्टी, बैंक। आरबीआई ने इसको 100 करोड़ रुपए दे दिए। अब आरबीआई इसको 100 करोड़ रुपए बैंक को कैसे देगा, उसके बदले में कुछ बैंक से लेगा। तो बैंक क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसमें क्या रखते हैं, गिरवी रखते हैं। सपोज करो बैंक ने 100 कुछ गिरवी रखी, सपोज करो 50 करोड़ की। बैंक ने सपोज करो 50 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 100 करोड़ रुपए बैंक को दे दिए। अभी बैंक 100 करोड़ रुपए जब वापस देगा, बैंक जब 100 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक को वापस पे करेगा 3 दिन के बाद या 4 दिन के लिए जितना भी पैसा लिया है, तो रिजर्व बैंक क्या करेगा, जो उसने गिरवी ली थी सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक से इस 100 करोड़ के बदले में, तो रिजर्व बैंक क्या करेगा, ये पूरे 50 करोड़ के 50 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी है वो बैंक को वापस नहीं देगा। रिजर्व बैंक क्या करेगा, इसके अंदर सपोज करो 4 करोड़ रुपए को काट लेगा। तो जो रिजर्व बैंक है वापस जो सिक्योरिटी देगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो बैंक से ली थी, वो 46 करोड़ रुपए की होगी। तो इस प्रकार से क्या हो गया, जो 4 करोड़ रुपए हुए, वो 4 करोड़ रुपए एज ए आरबीआई ने अपना क्या ले लिया, रेपो रेट ले लिया। मतलब उसने क्या कर लिया, कमीशन ले लिया। मतलब उसने क्या कर ली, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी उनकी डिस्काउंटिंग कर दी। 50 करोड़ की थी, 40 करोड़ दिए वापस, डिस्काउंटिंग कर ली। रेट ऑफ रीपर्चेज, रीपर्चेज मतलब बैंक है, बैंक ने पहले क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को दी, बेची, फिर बैंक उसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वापस किससे खरीद रहा है, आरबीआई से खरीद रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, रीपर्चेज ऑप्शन बोलते हैं। रीपर्चेज मींस पहले बैंक ने आरबीआई को दी, अब आरबीआई बैंक को वापस दे रहा है, मतलब बैंक आरबीआई से दोबारा रीपर्चेज कर रहा है। ठीक है, तो इसको रेट ऑफ रीपर्चेज या फिर रेट ऑफ डिस्काउंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि 50 करोड़ की सिक्योरिटी दी थी लेकिन वापस कितना मिल रहा है बैंक को, 46 करोड़ रुपए मिल रहा है। 4 करोड़ रुपए कहां चले गए, रेपो रेट, ब्याज दर या फिर शॉर्ट टर्म के लिए जो उसने पैसा उधार लिया था उसके ऊपर उसका ब्याज हो गया ये 4 करोड़ रुपए। इसलिए इसके दो नाम है, रेट ऑफ रीपर्चेज या फिर रेट ऑफ डिस्काउंट। इसके बाद ये रेट ऑफ जो रेपो रेट है उसका काम क्या होता है, रेपो रेट जैसे बैंक्स है, बैंक्स आपस में पैसे का लेन देन करते रहते हैं, उधारी, किसी के पास ज्यादा पैसा है तो किसी के पास कम पैसा है, दोनों में आपस में एक्सचेंज होता रहता है। तो ये जिस रेट पे काम करते हैं उसको रेपो रेट या फिर कॉल मनी मार्केट बोला जाता है। कॉल मनी मार्केट मतलब कम टाइम के लिए आपस में जो ट्रांजेक्शन करते हैं, इंटर बैंक मतलब बैंक बैंक आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ये जो रेट है उसकी जो रेट होती है वो रेपो रेट के ऊपर निर्धारित होती है। रेपो रेट प्लस माइनस कुछ उनका परसेंटेज रहता है। ठीक है, 2014 के अंदर उर्जित पटेल कमेटी ने, 2014 के अंदर उर्जित पटेल कमेटी ने क्या बोला कि आप लोग ये जो शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई से पैसा लेते हो इसको उन्होंने डिस्करेज करना चाहा, इसको मतलब बढ़ावा नहीं देना है। उन्होंने क्या किया, लॉन्ग टर्म के लिए रेपो इश्यू करने शुरू कर दिए, लॉन्ग टर्म के लिए रेपो इश्यू करने शुरू कर दिए। तो 2014 में लॉन्ग टर्म रेपो चालू कर दिए आरबीआई ने उर्जित पटेल कमेटी की सलाह के ऊपर। तो लॉन्ग टर्म रेपो में कितने कितने दिन के होते हैं, 7, 14, 28, 7, 14 और 28 दिन के जो टर्म रेपो है इसको क्या बोलते हैं, टर्म रेपो। टर्म का मतलब होता है ज्यादा टाइम के लिए। टर्म रेपो इश्यू करने चालू कर दिए हैं। अभी वर्तमान में जो रेपो रेट है वो कितनी है, वो है 4%। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आगे पूछा जा सकता है। अभी जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में क्या होता था, आरबीआई पैसा उधार देती थी किसको, रेपो रेट में क्या होता था, आरबीआई पैसा देती थी उधार किसको, बैंक को। इसका मतलब क्या हुआ, बैंक के पास पैसा नहीं है तभी वो आरबीआई से उधार ले रही है। तो वो जिस दर पे पैसा उधार लेती थी आरबीआई से उसको क्या बोलते थे, रेपो रेट। अभी रिवर्स रेपो रेट क्या है, इसका उल्टा है। इसका मतलब क्या है, बैंक के पास पैसा ज्यादा पड़ा है। ठीक है, बैंक क्या करेगा, पैसा ज्यादा पड़ेगा तो बैंक क्या करेगा, आरबीआई को पैसा दे देगा, पार्क करेगा। इसको बोलते हैं सरप्लस। जो पैसा है बैंक के पास वो पैसा आरबीआई के पास वो जमा कर देता है। तो जमा करने पे आरबीआई इसको क्या देता है, आरबीआई इसको क्या देता है, इंटरेस्ट देता है।
ये कोई एक ब्याज की दर नहीं है। इसको अपन ये नहीं बोल सकते कि इसमें बैंक है वो आरबीआई को उधार दे रहे हैं, बैंक आरबीआई को लेंड कर रहे हैं, अपन ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि बैंक्स की इतनी औकात नहीं है कि वो रिजर्व बैंक को लेंड कर सके। तो अपन इसको इस तरीके से बोलेंगे कि बैंक के पास जो ज्यादा पैसा है, अतिरिक्त पैसा है जिसकी उनको जरूरत नहीं है, तो जो सरप्लस पैसा है वो आरबीआई के पास पार्क करती है, मतलब जमा करती है, और आरबीआई उनको उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है। तो उसको अपन बोलते हैं, जिस दर पे इंटरेस्ट देता है वो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। उसकी जो वर्तमान में दर है वो कितनी है? 3.35%। ठीक है, एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, जो रेपो रेट होगी वो रिवर्स रेपो रेट से हमेशा ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आरबीआई जितना ब्याज वसूलेगी और आरबीआई जितना ब्याज देगी, उन दोनों में डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब आरबीआई जितना ब्याज ले रही है बैंकों से वो हमेशा ज्यादा होगा। इसमें ऑब्वियसली बात है, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, ये जो रेट है, ये जो रिवर्स रेपो रेट है ये और रेपो रेट है, दोनों बैंक जो अपने जो कस्टमर होते हैं लोन वाले, उनसे कितना ब्याज वसूलते हैं वो इसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, रेपो रेट सपोज करो बढ़ गई। रेपो रेट बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि जो बैंक पैसा ले रहे हैं रिजर्व बैंक से, उनके ऊपर उनको ज्यादा अपने इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो वो क्या करेंगे? इंटरेस्ट खुद से तो देंगे नहीं, अपनी पॉकेट से तो नहीं देंगे, इसलिए वो क्या करेंगे? इंटरेस्ट किसके ऊपर पास ऑन कर देंगे? कस्टमर के ऊपर, जो लोन ले रखा है जिन लोगों ने। तो इससे अगर रेपो बढ़ती है तो जो कस्टमर ने लोन ले रखा है वो इंटरेस्ट रेट भी, अगर रेपो बढ़ती है तो जो लोन का इंटरेस्ट होगा कस्टमर को वो भी बढ़ेगा। रेपो कम हो गई तो आपका लोन का जो इंटरेस्ट है वो भी कम होगा। दूसरा, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है? सपोज करो रेपो बढ़ा दिया, रेपो बढ़ा दिया मतलब उसको पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है बैंक को इंटरेस्ट के लिए, तो बैंक क्या करेगा? कस्टमर से पैसा लोन का ज्यादा लेगा। इसलिए जो मार्केट होगा, मार्केट में जो मनी सप्लाई होगी वो क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी अगर रेपो बढ़ गया तो। ठीक है, तो ये इसका अपना इकोनॉमी अर्थव्यवस्था पे ओवरऑल इंपैक्ट हो गया। जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अभी रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में हमने क्या देखा कि रेपो रेट में जो रिजर्व बैंक है वो सरकार को, बैंक को पैसा देती है। रिवर्स रेपो रेट में क्या था? बैंक अपना जो अतिरिक्त धन है वो क्या है? रिजर्व बैंक के पास जमा करते हैं। अभी रेपो रेट का जो लिमिट होता है वो सपोज करो 100 करोड़ का लिमिट है। बैंक रेपो रेट के रूट से, रेपो रेट के रास्ते से 100 करोड़ का पैसा उधार ले सकता है। लेकिन सपोज करो बैंक को 150 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। सपोज करो जो रेपो रेट है, रेपो रेट में कोई बैंक 100 करोड़ रुपए ही ले सकता है उधार, लेकिन बैंक को जरूरत कितने की है? 150 करोड़ की। तो 150 करोड़ अतिरिक्त जो 50 करोड़ है वो कहां से लेके आएगा? तो रिजर्व बैंक ने एक और फैसिलिटी बनाई है जिसका नाम है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये 2011-12 में चालू हुई थी। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये भी शॉर्ट टर्म बोरिंग का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जैसे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट शॉर्ट टर्म के है, तो ये भी शॉर्ट टर्म का है। इसके अंदर क्या करते हैं? जो बैंक होते हैं आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। अब जरूरत से ज्यादा पैसा लेना है तो आपको क्या है? ब्याज की दर आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट होती है, जो एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में इंटरेस्ट रेट होती है, जो ब्याज की दर होती है, वो रेपो की जो दर होती है उससे 1% अतिरिक्त होती है। मतलब रेपो प्लस 1%। ठीक है, तो रेपो प्लस 1% ये है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की दर। ठीक है, अब इसके अंदर कितना पैसा उधार ले सकते हैं? तो एनडीटीएल का 1% तक आप इसके अंदर पैसा उधार ले सकते हो। एनडीटीएल नेट डिमांड इन टाइम लायबिलिटीज। ठीक है, सेविंग, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, इनका जो टोटल पैसा है उसका 1% तक वो इस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के माध्यम से ले सकते हैं। अभी जो एमएसएफ की रेट है वो कितनी है? 4.25% है। रेपो की रेट कितनी थी? 4%। ठीक है, और एमएसएफ की रेट कितनी है? ये अभी जो कोविड है उसके केस के अंदर गवर्नमेंट ने, जो आरबीआई ने इसकी रेट है वो कम कर रखी है। ठीक है, अब इसके अंदर पैसा तो ले रही है बैंक, उसके बदले में उसको कुछ रखना पड़ता है आरबीआई के लिए। आरबीआई के साथ कुछ गिरवी रखना पड़ता है, तो वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियां होती है, उनको रिजर्व बैंक के साथ जमा करती है। इसके अंदर मिनिमम कितना ले सकते हैं? इसके अंदर मिनिमम आपको बैंक को 1 करोड़ लेना ही होता है।
ठीक है। फिर उसके बाद 1 करोड़ के मल्टीपल में 1 करोड़, फिर 2 करोड़, फिर 3 करोड़ ऐसे ले सकते हैं। ऐसा नहीं 1 करोड़ के बाद 1.5 करोड़ ले लिया, नहीं, 1 करोड़ 2 3 4 ऐसे 1 करोड़ फिर 1 करोड़ के गुणांक में आप पैसा बैंक वाले ले सकते हैं। उसके बाद एक इसमें थोड़ी ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसके अंदर बैंक ने जो SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के अंदर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखती थी, वही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक इस MSA फैसिलिटी के अंदर उसको रख सकती है, ठीक है। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स थे जिसके बारे में हमने पढ़ा। जो मौद्रिक नीति है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, अर्थव्यवस्था में महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ब्याज की दरों को कैसे कंट्रोल किया जाता है, या फिर जो अर्थव्यवस्था के अंदर पैसा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। उसके बाद जो ये नेक्स्ट टॉपिक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। जो मौद्रिक नीति है उस मौद्रिक नीति को लागू कौन करता है, मौद्रिक नीति को बनाता कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मौद्रिक नीति को बनाता कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में इसकी कुछ हिस्ट्री देखेंगे थोड़ी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत हुई थी, ठीक है। इसने 1 अप्रैल 1935 को एज ए प्राइवेट बैंक अपना ऑपरेशन या काम चालू किया था। जब इसकी स्थापना हुई थी तब एक प्राइवेट बैंक था, एक सेंट्रल बैंक या फिर सरकारी बैंक नहीं था, ठीक है। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसकी जो स्थापना है वो हिल्टन यंग कमीशन या फिर हिल्टन यंग आयोग की संस्थापना पर हुई थी। मतलब हिल्टन यंग कमीशन ने सजेशन दिया था, सुझाव दिया था कि रिजर्व बैंक की स्थापना की जाए, तो उसकी सलाह पे भारतीय सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। 1 अप्रैल 1935 से इसने काम करना चालू किया। पहले प्राइवेट बैंक के रूप में इसने अपना काम चालू किया था, ठीक है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि 1947 तक भारतीय रिजर्व बैंक ने बर्मा म्यांमार के रिजर्व बैंक के रूप में भी काम किया था, जब जापान ने उसका एनेक्सेशन किया था उससे पहले तक। उसके बाद 1948 तक भारतीय रिजर्व बैंक ने पाकिस्तान के रिजर्व बैंक के रूप में भी काम किया था। 1948 में पाकिस्तान में पाकिस्तान स्टेट बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बना तो उसके बाद RBI ने वहां का काम करना बंद कर दिया। 1949 के अंदर इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया सरकार ने। पहले मतलब ये प्राइवेट बैंक था, सरकार ने 1949 के अंदर इसको पूरा अपने अधीन ले लिया और 1949 के अंदर इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जब इसका स्टार्टिंग हुआ था तब से इसका जो शेयर कैपिटल है, इसकी मतलब जो टोटल शेयर कैपिटल है वो 5 करोड़ है, ठीक है। उसके बाद हम, ये तो उसका कुछ बैकग्राउंड हो गया, हिस्ट्री हो गई। उसके बाद हम देखेंगे जो RBI है वो करती क्या है, उसके फंक्शंस क्या है। टोटल फंक्शंस में इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जिसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला जो फंक्शन है वो है रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका, सबसे इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है कि भारत में जितने भी बैंकिंग सेक्टर बैंक है, चाहे वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गए, चाहे से वो RRB हो गए, रीजनल रूरल बैंक हो गए, चाहे से वो पेमेंट बैंक हो गए, चाहे से वो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, चाहे से वो कोऑपरेटिव बैंक हो गए, इन सब का जो रेगुलेटर है, उनका जो सोल रेगुलेटर है, उनका एक अकेला रेगुलेटर है, वो कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका ये पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि भारत की जो बैंकिंग व्यवस्था है उसका जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। उसके बाद जो मुद्रा होती है और जो सिक्के होते हैं उनको छापने का और उनको अर्थव्यवस्था के अंदर वितरण करने का कार्य भी RBI का है। RBI की बहुत सारी करेंसी चेस्ट बनी होती है, ठीक है, टक्सास बने होते हैं RBI के, ठीक है, बहुत सारी है। तो ये जो नोट छापने का और सिक्के बनाने का जो कार्य है और उनको वितरण करने का, बनाने के बाद जो अर्थव्यवस्था में वितरण करने का, ये कार्य कौन करती है, RBI। अब इसमें एक चीज ध्यान देने योग्य है कि जो 1 रुपए का सिक्का और जो 1 रुपए का नोट होता है वो है वित्त सचिव के साइन से जाता है, वित्त सचिव के साइन से जाता है और उसको वित्त मंत्रालय ही बनाता है, ठीक है। उसके बाद बैंकर टू द गवर्नमेंट, मतलब सरकार को अगर पैसे चाहिए या फिर सरकार के पास अगर ज्यादा पैसा है तो उसको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, तो जो सरकार का जो बैंकर है वो कौन है, सरकार का जो बैंकर है वो रिजर्व बैंक है, सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है। उसके बाद बैंक ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट,
मतलब किसी बैंक को कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा है, मार्केट से पैसा नहीं मिल रहा है, डिपॉजिटर्स नहीं आ रहे हैं, फिर भी उस बैंक को लोन की आवश्यकता है, तो उसको पैसा जो है वो कहाँ से मिलेगा? उसको जो पैसा है वो रिजर्व बैंक देता है। तो उसको बैंक ऑफ लास्ट रिजोर्ट, मतलब सबसे लास्ट में धक्के खाने के बाद भी अगर आपके पास पैसे नहीं है तो रिजर्व बैंक आपको पैसे देगा। उसके बाद टारगेटिंग इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई को कंट्रोल करने का जो जिम्मा है वो भी भारतीय सरकार ने किसको दे रखा है? आरबीआई को दे रखा है। महंगाई में जो आरबीआई किसको टारगेट करता है? सीपीआईसी। ये अपन महंगाई वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सी मतलब कंबाइंड, ठीक है। कंबाइंड का मतलब रूरल और अर्बन दोनों, इन दोनों का मिला के इंडेक्स बनाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको सीपीआईसी बोलते हैं। तो जो सीपीआईसी है वो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करती है? आरबीआई करती है। उसके बाद मैनेजिंग फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज, मतलब विभिन्न देशों की मुद्राएं, जैसे यूएस डॉलर हो गया, यूरो हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, कैनेडियन डॉलर हो गया, इन सब का जो कलेक्शन करना है, उसका कितना ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए मेंटेन करने का जो कार्य करती है वो कौन करती है? आरबीआई करती है। उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है, ये भारत सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। जैसे जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की बहुत सारी संस्थाएं होती है, खास करके आईएमएफ हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, तो इसके अंदर भारत सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। वो कौन कार्य करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कार्य करता है। आईएमएफ का जो काम होता है वो क्या होता है? जो वित्त का क्षेत्र है, फाइनेंशियल सिस्टम है, ठीक है, वित्तीय क्षेत्र के अंदर एक स्टेबिलिटी लेके आना, एक स्थिरता लेके आना। सो ये हमने आरबीआई के बारे में पढ़ा। जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा मौद्रिक नीति का, उसके अंदर बहुत सारे क्वालिटेटिव टूल्स, क्वांटिटेटिव टूल्स और बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे कनेक्टेड।